Hello dear students, welcome back to your English lecture. So today we are going to do our next poem, that is the Ball poem. The Ball poem was written by John Berryman, and he is a very famous American poet who was born in 1914. The poem uses very simple language and it uses relatable incidents of a boy losing his ball to explore deep universal theme of grief and the inevitable lessons of growing up and accepting loss. ये पोएम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल इंसिडेंट का यूज़ करके हमें ये बताना चाहती है कि कैसे किसी चीज़ का खोना, चाहे वो किसी चीज़ का हो या फिर किसी इंसान का हो, इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का. हम कुछ ऐसी चीज़ें जो सिचुएशंस की वजह से या फिर हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से हमसे अलग हो जाती है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं. So now we know that John Berryman is an American poet born in the 20th century. Let's begin with the poem now. So, The Ball is a touching poem about a young boy who loses his ball. Here ball refers to the ball that you all are aware of, जिसे हम क्रिकेट बॉल भी बोल सकते हैं, किसी भी टाइप की बॉल हम उसको बोल सकते हैं. जो पोएट है उसने इस छोटे से इंसिडेंट का यूज़ करके हमें बताया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई बच्चा अपनी एक चीज़ को खोता है, उसकी कोई चीज़ गुम जाती है, तो उसको कैसा फील होता है, हाउ डज़ ही फील अबाउट इट एंड हाउ डज़ ही कोप अप with the loss. A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much. बहुत ज़्यादा पैसे की तो बॉल आती नहीं है. Nor is it difficult to buy another ball. और नई बॉल लेना कोई मुश्किल बात भी नहीं है. Why then is the boy so upset? लेकिन फिर भी जो वो बच्चा है वो इतना upset क्यों है? Now we are going to read the poem to find out what the poet thinks about it. Let us start. What is the boy now who has lost his ball? Now the poet is saying कि अब वो बच्चा क्या है जिसने for the first time अपने कुछ चीज़ को घुमाया है. What is he to do? अब वो क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है. I saw it go. I यहाँ पे रेफ़र किया गया है पोएट को. पोएट कहता मैंने देखा उसको जाते हुए. इट किसको रेफ़र किया गया है, बॉल को. I saw it go. मैंने उसको जाते हुए देखा. Merrily bouncing. Merrily means happily. Bouncing means jumping. पोएट कह रहा है मैंने उस बॉल को देखा, वो बहुत खुश थी. वो merrily bouncing down the street. पहले वो उस बच्चे के हाथ से छूट के स्ट्रीट में गिरी और उस स्ट्रीट से फिर वो देन merrily over there it is in the water. और उसके बाद वो पानी में गिर गई, जिसको हम सी भी बोल सकते हैं कि वो समंदर में गिर गई और वो गुम गई. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब पोएट बोल रहा है ऐसा बोलने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी भी तो बहुत बॉल्स हैं, कोई बात नहीं अगर तेरी ये बॉल गुम भी जाती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज द अनदर बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक द चाइल्डहुड मेमोरीज एंड द इमोशनल अटैचमेंट दैट द बॉय हैड विद दैट बॉल. अगर हम उसको ऐसे बोल देंगे कोई बात नहीं अगर ये गुम गई तो कोई बात नहीं, तुझे न्यू बॉल दिला देंगे, लेकिन जो न्यू बॉल होगी उसके साथ उसके वो वाले इमोशंस, इमोशनल अटैचमेंट, उसके सेंटिमेंट्स, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज, उसका केयर फ्री जो एटीट्यूड है वो इन्वॉल्व नहीं होगा. Are we clear about this? I am going to repeat that the poet begins the poem by telling us about a young boy and he has lost the ball for the first time in his life, and due to that he has learnt a big lesson that how we have to bear the loss of our lost possessions. अगर हमसे कुछ गुम जाता है तो हमें कैसे उसको सहना है, how we are supposed to deal with it. And the poet also says that there is no use to say कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बात नहीं हम दूसरी बॉल ले लेंगे, क्योंकि उस बच्चे को वो सेम बॉल वापस नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसके साथ उसके इमोशंस अटैच्ड हैं, उसका केयर फ्री एटीट्यूड इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे जो बॉल है ना बच्चे, वो दो चीज़ों को सिम्बलाइज कर रही है. पहला है चाइल्डहुड मेमोरीज. प्लीज़ नोट इट डाउन. The ball is here referring to the
childhood memories and carefree days. You are supposed to remember these two words. चाइल्डहुड मेमोरीज और केयर फ्री डे सिंबलाइज कर रही है बॉल. तो जो न्यू बॉल होगी वो उसका वो टाइम वापस नहीं ला पाएगी. इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द न्यू बॉल टू डू दैट. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग. अल्टीमेट here refers to very strong. Grief we know means sad. Grief means sad. Fixes the boy means वहाँ पे उसको still कर दिया. Fix कर रहा मतलब still कर दिया. वो वहाँ पे एकदम जम गया. उसको he was not expecting कि उसकी बॉल गुम जाएगी और वो वहाँ पे एकदम से जम गया. जो ये 4 लाइन्स हैं यहाँ तक की वो हमें क्या बता रही हैं? द फर्स्ट बिग लॉस ऑफ द बॉय. यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन्स हमें बता रही हैं द फर्स्ट बिग लॉस ऑफ द बॉय. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक बहुत ज़ोर से उसको जो सैडनेस आई उसने उसको झंझोड़ के रख दिया, लेकिन वो वहाँ पे एक स्टैच्यू की तरह स्टिल खड़ा रहा. एज ही स्टैंड्स रिजिड. रिजिड का मतलब एज अ स्टैच्यू. ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग. चाहे वो फिजिकली बिल्कुल स्टिल खड़ा था लेकिन जो उसकी आत्मा थी वो अंदर से कांप रही थी. स्टेयरिंग डाउन. और वो स्टेयर कर रहा था. स्टेयर किसको कर रहा था? बॉल को अपने से दूर जाते हुए. बॉल को दूर जाते हुए मतलब अपने केयर फ्री डेज को दूर जाते हुए, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को दूर जाते हुए देखना. ही वॉज शेकिंग ड्यू टू सैडनेस. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. हार्बर हम सबको पता है जहाँ पे शिप का सामान लोड और अनलोड किया जाता है. आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हार्बर की इमेज. तो उसके जितने भी चाइल्डहुड डेज थे वो उस बॉल के थ्रू कहाँ पर चले गए? हार्बर में. वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गिरी थी. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. हमें पता है इंट्रूड का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना. टू डिस्टर्ब. सो ही इज सेइंग कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. कैसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा? अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. विच यूएस की करेंसी में डाइम जो होता है उसका मीनिंग होता है 10 सेंट्स. दैट इज़ अ वेरी मीगर अमाउंट. बहुत कम अमाउंट है. तो वो बोलता मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसको एक न्यू बॉल लेके. क्यों? बिकॉज अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. क्योंकि जो मैं उसको दूसरी बॉल लेके दूंगा वो वर्थलेस होगी. वर्थलेस क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ उसकी कोई भी मेमोरी अटैच्ड नहीं होगी. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टैंजा. फ्रॉम नाउ टिल एक्सटर्नल. नाउ से लेके एक्सटर्नल तक. और ये है इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस. ये पैरा हमें क्या बताता है कि जो लॉस है वो इनएविटेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उस बच्चे को रियलाइजेशन किस वर्ड की हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी की. पहले वो केयर फ्री था, बचपन में था, उसको नहीं फील हो रहा था कि उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब उसने एक न्यू चीज़ फील करी जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस मतलब जो हमारी चीज़ होती है जिसपे हमारी ओनरशिप होती है. पीपल विल टेक बॉल्स. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. वो कहता अब यहाँ पे बॉल्स हमने बोला है पोजेशंस को. फॉर एग्जांपल आप यू मस्ट हैव सीन, आपके कभी शूज़ कहीं पे गुम जाए, आप किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हो, कोई आपके शूज़ उठा के ले जाए, या फिर आपकी स्कूल में आप हो, आपकी कहीं बॉटल गुम गई है, आप कहीं घूमने गए हो, आपके सनग्लासेस गुम गए हैं. लोगों के जैसे होता है कि फ़ोन्स चोरी हो जाते हैं, लैपटॉप्स चोरी हो जाते हैं, कोई किसी की ज़मीन जो है उसको ओवर पावर कर लेता है, ले लेता है, तो हमारी वो इमोशनल अटैचमेंट हट जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव लॉस्ट योर पेयर ऑफ सनग्लासेस. आप उस सेम सनग्लास को दोबारा परचेज तो कर सकते हो इफ़ इट इज़ अवेलेबल, लेकिन जो वो पिछले वाले सनग्लासेस के साथ आपकी मेमोरीज एसोसिएटेड थी, अटैच थी, आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते हो. तो ये जो लाइन है ना, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, का मतलब ये है
inevitability of loss, that if you have come to this life, it is unavoidable for you to not have any kind of losses. जो losses हैं वो depend करते हैं minor to major. कोई बहुत छोटे losses भी हो सकते हैं और कुछ बहुत बड़े losses भी हो सकते हैं. For example, a person who is born physically fit, in an accident he loses his one leg, उसकी amputate करनी पड़ी leg, तो नाउ इट इज़ ऑल्सो लॉस एंड इट इज़ इनएविटेबल. वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, लेकिन उससे उसको ये सीखना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश करेगी. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. इसका क्या मतलब है? दैट द इमोशंस कैन नेवर बी रिकवर्ड, दैट यू कैन नॉट रिकवर इमोशंस. आप इमोशंस को रिकवर नहीं कर सकते. मनी इज एक्सटर्नल, एज आई हैव टोल्ड यू. ऐसा एक्सटर्नल चीज़ है, वो सेम चीज़ को वापस ला सकता है, लेकिन वो आपके इमोशंस को, आपकी मेमोरीज को, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके इमोशनल कनेक्शन को वापस नहीं लेके आ सकता है. मनी कैन बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स बट इट कैन नॉट बाय द इमोशंस इन्वॉल्व्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. क्लियर है हमें कि पोजेशंस और मटेरियलिस्टिक थिंग्स टेम्परेरी होती हैं और इनका लॉस अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन उसका जो परमानेंट लॉस है वो कौन सा होता है? इमोशनल लॉस. दैट इज़ द इमोशनल लॉस दैट हैपन्स एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. कि लॉस जो है वो होगा ही होगा. यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. आपको उस चीज़ को लेके क्रिब नहीं करते रहना है. How am I going to do this? How am I going to recover from this? You cannot do that. You have to move on from that certain something. Coming to the last, he is learning. अब word use हुआ learning, ing means कि वो अब एक प्रोसेस में है सीखने के. वो सीखने के प्रोसेस में एंटर हो चुका है. well behind का मतलब है deep inside. He is learning well behind his desperate eyes. Desperate here refers to helpless. Now he is helpless. उसकी आंखों के सामने उसकी बॉल समुंदर में चली गई, हार्बर में चली गई और डूब गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया. तो अब वो सीख रहा है. क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. बच्चे एपिस्टेमोलॉजी वर्ड का मतलब होता है नॉलेज. अब उसको किस चीज़ की नॉलेज मिली है? ऑफ लॉस. खोने की, चीज़ों को खोने की. और उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप. स्टैंड अप हियर मीन्स रिकवर. हाउ टू रिकवर फ्रॉम द लॉस. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, दैट दिस इज़ अ यूनिवर्सल नॉलेज. जो ये एपिस्टेमोलॉजी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए. इट मीन्स कि ये एक यूनिवर्सल नॉलेज है जो सबके पास होनी चाहिए. क्या? And most know many days how to stand up. How to stand up means how to recover from the loss and setbacks, how to move forward. Stand up का आप मीनिंग लिख सकते हो. How to move forward and how to recover from loss and setbacks. So this is a very practical poem that teaches us that loss is a part and parcel of our life. We cannot escape loss. ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता जिसको लाइफ में कभी कोई लॉस हुआ ही नहीं हो. बच्चे वो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है, कोई मटीरियलिस्टिक लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन भी हो सकता है, लॉस ऑफ एनी एनिमल भी हो सकता है, योर बिलोंगिंग्स, आपका पेन फ्रॉम पेन टू प्लेन, किसी भी चीज़ का वो लॉस हो सकता है. लेकिन उसको लेके ग्रिप करते रहना, ये सोचते रहना हाउ एम आई गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस, माई लाइफ हैज़ एंडेड नाउ. If you are so associated with a person and you think that this person is my whole life and I am not going to be anything if I
lose this certain person. It can be your grandparents, your parents, your friends, anybody, right? But due to circumstances, that particular person has to shift from that place, and now you're not very regular on talking terms. So that doesn't mean that your life is going to एंड यू हैव टू रिकवर फ्रॉम इट. आपको उस चीज़ से रिकवर करना है. आपका अब इस चीज़ में क्या लॉस हुआ? द लॉस ऑफ मीटिंग डेली, द लॉस ऑफ कन्वर्सिंग डेली. तो डिफरेंट सिचुएशंस के कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, बट पोइट का जो मेन मीनिंग है वो है दैट इट इज़ इनएविटेबल फॉर यू to not have some loss, and loss is a natural and unavoidable part of life. You have to accept that particular loss and move on in life. I hope this poem is crystal clear to you all, and now you know that what the boy has learned from the experience of losing something. It is to not cry about it and get over it, to stand up for yourself. बच्चे, जो भी मैंने ये मीनिंग्स लिखे हैं, ये मीनिंग्स आप अपनी बुक में लिखेंगे. एंड नाउ योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू फाइंड द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम एंड द राइम स्कीम, so that when I'll discuss it in the next video, you will be able to correct if you have guessed it right or not. Thank you. I shall see you in the next one.